अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर जो हमारा थर्ड चैप्टर है ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12 विच इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये क्विक रिवीजन है ऑफ दिस चैप्टर थ्रू माइंड मैप्स जो कि हमने अभी रेडी किया है और हम कोशिश करेंगे कि इनको हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करें। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने इससे पहले जो चैप्टर कवर किया था दैट वाज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि कैसे एक गैमीट फॉर्म होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है एंड कैसे एक जाइगोट एक एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन तीनों इवेंट्स को कवर किया था इन फुल डिटेल। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। नो होती क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? जब हम बात करते हैं हेल्थ की तो हेल्थ के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, वैसे ही होती है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच डिफाइंस आवर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एज ऑर्गेनिजम्स। बिकॉज हम क्या हैं, वी आर ह्यूमंस, वी आर अ स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स विद इन इट्स ओन स्पीशीज़। तो इसकी डेफिनेशन WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या देती है? सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, एक टोटल वेलबींग, मतलब कि एक पूरा वेलबींग इन सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से? फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। तो हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात नहीं करें, हम इमोशनल एस्पेक्ट की भी बात करें हैं, सोशल की भी एंड बिहेवियरल की भी। देन आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंडिया की बात करें तो इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिसने इनिशिएट किए थे एक्शन प्लान्स जो कि गवर्नमेंट इनिशिएट करती है ताकि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि एक पूरी ऐसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन कर पाएँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो FPPs थे वो 1951 से शुरू हो गए थे। नाउ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में हमने क्या देखा था कि हमने बहुत सारी जैसे स्लोगन सुने थे, हम दो हमारे दो, है ना। ये सब जो जितने भी स्लोगन्स हैं दे कम अंडर द RCH प्रोग्राम विच आर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के अंडर आते थे। नाउ अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की, ठीक है, तो टास्क्स कौन कौन से किए थे इस प्रोग्राम ने? तो सबसे पहले इन्होंने हमको नॉलेज दी थी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन मदर्स, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने बात की थी जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर किया था कि जो मदर का मिल्क होता है स्पेशली इन द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, तो वो कोलेस्ट्रॉम होता है और उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन A हो गया, ठीक है, जो कि हमको क्रॉनिक एक्यूट डिसऑर्डर से हमको सेव करता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी इंपॉर्टेंस अवेयरनेस जो है वो हमको RCH प्रोग्राम्स ने दी थी। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर, अगर एक माँ गर्भवती है तो उसकी केयर के लिए, उसकी पोस्ट नेटल केयर मतलब आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, उसके बाद भी मदर की केयर ज़रूरी होती है बिकॉज शी हैज़ जस्ट गिवन बर्थ टू अ बेबी एंड शी रिक्वायर्स अ फुल मेंटेनेंस, अ फुल मतलब चेक इन, एंड मदर के साथ साथ में चाइल्ड की भी ऑब्वियसली केयर। देन हमने किया था डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। आजकल हम देख रहे होंगे कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को क्यों ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों इसके ऊपर अवेयरनेस की गई है? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स एंड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस इसके अराउंड जो कि बेस्ड हैं। तो उनसे सेव करने के लिए चिल्ड्रन को ताकि वो बिलीव ना करें ऐसी अफवाहों में, ऐसे मिथ्स में, तो उसको डिस्करेज करने के लिए देयर आर मैनी RCH प्रोग्राम्स जो कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। देन NGOs जो कि होती हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, वैसे ही NGOs जो होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों की हेल्प के लिए करते हैं, तो उन्होंने ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया का हेल्प लिया। ऑडियो विजुअल मतलब कि जैसे कि बोलने से, ठीक है, या फिर विजुअल मतलब कि जैसे कि कोई वीडियो दिखा दिया लोगों को बिठा के एक जगह पे। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब आते हैं प्रिंट मीडिया में। तो इन सब का यूज़ लिया NGOs ने ताकि अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ अगेन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। एंड देन बेनिफिट्स बताए गए मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की बात करें तो होता क्या है कि चिल्ड्रन का इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत वीक होता है क्योंकि वो जस्ट जन्म लिया, उनकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप की, अभी उनकी बॉडी ने और भी बहुत सारे डिजीज़ नहीं देखी। तो क्या करना पड़ता है कि बच्चों को, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी वैक्सीन्स लगवानी पड़ती हैं, जस्ट लाइक डॉग्स को लगवानी पड़ती हैं, कैट्स को, अगर हम कोई भी पेट रख रहे हैं तो उनको भी दिलवाना पड़ता है। सिमिलरली मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट के थ्रू करवाई गई एंड बेनिफिट्स भी बताए गए, है ना। ये सारी इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज मासेज
में अगर हम चाहते हैं कि कोई भी डिजीज़ ना अकर हो तो ये इम्यूनाइजेशन यंग एज पे ही करवा दी जाए तो बेहतर रहती है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, तो स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन को और प्रमोट किया गया, क्लासेस ली गई, सेमिनार्स रखे गए, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ फैमिलीज़ विद स्मॉल साइज़, ऑब्वियसली जो स्मॉल साइज़ वाली फैमिलीज़ थी उनको प्रमोट किया गया, उनके बेनिफिट्स बताए गए। इवन हम देखेंगे कि अगर हम स्कूल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में अगर हमको एडमिशन लेनी है तो अगर हम एडमिशन लेने जाते हैं तो अगर सिंगल चाइल्ड है उसके ऊपर एक अलग स्कॉलरशिप मिलती है, अलग डिस्काउंट मिलता है। अगर ओनली गर्ल चाइल्ड है तो उसके ऊपर और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट फैमिलीज़ विद स्मॉलर साइज़। एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, ऑब्वियसली बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस हम जो सारे स्टडी करेंगे तो इन सब की अवेयरनेस और एजुकेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, तो बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल नॉर्म्स थे, तो इसके कारण जो मेल चाइल्ड था उसको हमेशा फेवर किया गया ओवर अ फीमेल चाइल्ड, स्पेशली हमारे बहुत सारे रूरल एरियाज एंड ओल्ड नॉर्म्स की वजह से। ना इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी मेल एंड फीमेल गर्ल चाइल्ड को, ठीक है। तो अगर हम चाहते थे कि पेरेंट्स जो हैं दे वुड वांट कि उनके पास भी एक गर्ल चाइल्ड हो, तो उसके लिए हमको एक इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट करना पड़ेगा कि गर्ल चाइल्ड होने पे भी उनको खुशी हो। तो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले दोनों मेल एंड फीमेल को रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इवल्स, कैसे सोशल इवल्स जैसे कि सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, जितने भी रेप, हरासमेंट, ये सब जितने भी केसेस होते हैं, ये सब इनके ऊपर अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी थी। इनके ऊपर पता होना ज़रूरी था कि क्यों ये हो रहा है, वाई इट इज़ बीइंग कॉज्ड, एंड इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। बिकॉज जब तक ये चीज़ होती रहेगी तब तक लोगों में डर बैठा रहेगा, लोगों में खौफ बैठा रहेगा, एंड दे विल नॉट वांट टू गो थ्रू द साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन। सो अवेयरनेस बताई गई एंड सो दैट पीपल कैन बी सेफ एंड कीप देम सेफ। तो इसके लिए ये सारी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी। देन हेल्पिंग एडोलेसेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन? एडोलेसेंट्स हमारे सारे ग्रुप के बच्चे आते हैं, जैसे कि फ्रॉम टीन एज, जितने भी हमारा एडल्ट्स से पहले हमारे एडोलेसेंट्स आते हैं टीन एजर्स के बाद। सो द यंग वंस इन द रिप्रोड्यूसिंग एज, वो सारे हमारे एडोलेसेंट्स हो जाते हैं। तो उनको इन्फॉर्मेशन कौन सी प्रोवाइड की गई? अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बिकॉज हमने जब चैप्टर स्टडी किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट वाज ऑल अबाउट दिस। हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस इन STI, सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिनको हम वेनरियल डिजीजेज भी बोल देते हैं, जो हमने स्टडी किए थे। स्टडिंग अबाउट देम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस चैप्टर में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। वाई? बिकॉज अगर हमको पता ही नहीं है कि STIs होती क्या है और क्यों ट्रांसमिट होती हैं, कैसे ट्रांसमिट होती हैं और उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली लोगों में ना ही अवेयरनेस होगी और ये चीज़ और ज़्यादा फैल जाएगी। सो नोइंग अबाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पिंग देम। सो जितना भी हम देख रहे हैं तो RCH प्रोग्राम्स ने क्या किया है, दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, दे हैव स्प्रेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम बात करते हैं NCERT मेंशन करती है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। नाउ वी शुड ऑल्सो नो कि अगर देखा जाए तो फैमिलीज़ जो हैं दे यूज़ टू बी वेरी लार्ज। पुराने टाइम्स में हम देखते थे कि एक पेरेंट के बहुत सारे बच्चे हैं। नाउ गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर फैमिलीज। हम देखेंगे कि सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में वन चाइल्ड नॉर्म भी बहुत ज़्यादा, वन चाइल्ड पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, जहाँ पे पेरेंट्स से दैट वी वांट अ सिंगल चाइल्ड, वी वांट एन ओनली चाइल्ड। ना ये क्यों किया जा रहा है? ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी चाइल्ड दैट पीपल आर वॉन्टिंग टू क्रिएट स्मॉलर एंड स्मॉलर फैमिली सो दैट पॉपुलेशन एकदम से इतनी ज़्यादा ना बढ़े। बिकॉज अगर हम सेंसस रिपोर्ट क्या होती है, हर 10 सालों में एक सेंसस रिपोर्ट जारी की जाती है बाय NSSO विच इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया। वो एक सेंसस रिपोर्ट जारी करते हैं हर 10 सालों में, जिसमें हमारे देश की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन, हमारा हैप्पीनेस रेट, ये सारे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करते हैं। तो 2011 में जो सेंसस रिपोर्ट हुई थी लास्ट, उसमें हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो इंडिया में क्या था, हमारा लेस देन 2%, हमारा लेस देन 2%, मतलब कि बट ये लेस देन 2% कोई बहुत छोटा पॉपुलेशन रेट नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी बिग। बिकॉज हर 1000 में से 20 लोग दे वर रिप्रोड्यूसिंग एवरी ईयर, ठीक है, मतलब हर 1000 में से 20 लोग और बढ़ रहे थे। सो इसी कारण जो अगर हम देखें तो ईयर 1900s में अगर हम देखें तो हमारी आज़ादी से भी 50 साल पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी 2 बिलियन थी, जिसमें से इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। दिस इज़ डाटा जो कि NCERT मेंशन करती है और ये हमको याद करना है। 2000 में बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन हुई, जिसके अंदर से इंडिया की 1 बिलियन थी, तो हर 6 में से एक इंसान इंडियन था। सिमिलरली 2011 में जब हुई तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बिकेम 7.2 बिलियन एंड इंडिया के लोग थे 1.2 बिलियन आउट ऑफ दैट। नाउ
रीज़न क्यों था इतना ज़्यादा पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ करने का? क्योंकि अगर हम देखें 1900 से 2000 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई, 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गई है। और इसके रीज़न्स क्या थे? सबसे पहले था डिक्लाइन इन डेथ रेट, लोगों का मरना कम हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होंगी, अगर हमारे पास और ज़्यादा अवेयरनेस होगी, ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, तो ऑब्वियसली डेथ का रेट कम हो जाएगा, बिकॉज वी विल बी एबल टू सेव मोर पीपल। ऑल्सो रैपिड डिक्लाइन होने लगा इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो पहले क्या होता था, बिकॉज देयर वर नॉट इनफ मेडिकल फैसिलिटीज़, जब एक मदर बेबी को डिलीवर कर रही होती थी तो उसके बाद या तो डिलीवरी के दौरान ही या डिलीवरी के बाद जब पोस्टनेटल केयर मम्मा की नहीं रखी जाती थी तो उसके बाद मदर्स की डेथ होनी शुरू हो जाती थी। वाई? बिकॉज दे वर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ, एंड बिकॉज उस टाइम पे इतनी एडवांसमेंट नहीं थी हमारी हेल्थ केयर में कि हम उनको सेव कर पाएँ अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए। बट नाउ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया है, बिकॉज वी आर एबल टू परफॉर्म प्रोसीजर्स जो हम पहले नहीं परफॉर्म कर सकते थे। सिमिलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मतलब कि जो चाइल्ड है, तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये भी कम हुआ है, बिकॉज पुराने टाइम में ज़्यादा बच्चों की डेथ होती थी, अगेन बिकॉज ऑफ लेसर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ऑल्सो इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज। नाउ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ऑल्सो होता क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें होती है एक प्री रिप्रोड्यूसिबल एज, एक रिप्रोड्यूसिंग एज और एक पोस्ट रिप्रोड्यूसिंग एज। जो पोस्ट रिप्रोड्यूसिंग एज आ जाएगी उसमें आ जाएंगे हमारे 50 के बाद वाले जन, जो कि जैसे कि फीमेल्स में मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। एंड हमारे प्री रिप्रोड्यूसिंग आ जाएंगे प्री प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी से पहले वाले बच्चे जो कि गैमेट्स ही नहीं फॉर्म कर पा रहे, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन का एक्ट। तो ये जो बीच वाली पॉपुलेशन होती है दैट इज़ द रिप्रोड्यूसिंग एज। एंड ये जो रिप्रोड्यूसिबल एज वाले नंबर के लोग हैं, क्योंकि ये बढ़ गए थे हमारी मतलब पहले क्या था, हमारी जो पॉपुलेशन होती है इन तीनों में डिवाइडेड है, तो ये जो बीच वाली हमारी रिप्रोड्यूसिंग एज वाली पॉपुलेशन है, अगर वो बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, बिकॉज दीज आर द पीपल जो कि रिप्रोड्यूस करके आगे पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो ये वाले जो लोग हैं, बिकॉज दीज पीपल इंक्रीज, तो करके हमारी पॉपुलेशन का साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ, एंड इंक्रीज़ इन हेल्थ फैसिलिटीज़, जिसने इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को एड किया। नाउ गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या मेजर्स लिए, बिकॉज ये सब तो हो रहा है ना, गवर्नमेंट को भी चेक करना पड़ेगा इस पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को। तो गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया कि स्मॉलर फैमिलीज़ बनाओ, कैसे कैसे अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए, ठीक है, एंड स्लोगन्स कौन कौन से यूज़ किए, जैसे कि हम दो हमारे दो। हम देखते हैं कि इवन सड़कों पे लगे होते हैं ना बैनर्स वगैरह, ये सब लगे होते हैं, बिकॉज दे वांट टू प्रमोट स्मॉलर फैमिलीज़। अर्बन कपल्स ने क्या अडॉप्ट किया, एक वन चाइल्ड नॉर्म, मतलब अर्बन कपल्स मतलब कि जो मॉडर्न या सिटी में रहते हैं, दे अडॉप्टेड अ सिंगल चाइल्ड नॉर्म, बिकॉज ऑल्सो ताकि वो एक ही चाइल्ड को सारी फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कुछ प्रोवाइड कर सकें। एंड मैरिजेबल एज के ऊपर एक स्टैचुएटरी रेज आ गया, मतलब कि एक स्टैचुएटरी मतलब एक टेम्परेरी, मतलब उन्होंने रेज़ कर दिया कि जो मैरिज की एज थी जो कि पहले कम थी, अब मेल्स में बढ़ा के उसको 21 ईयर्स कर दिया गया कि 21 साल का मर्द ही लीगली मैरिज कर सकता है, एंड फीमेल्स नीड टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड टू बी लीगली मैरिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज अगर हम देखें कि चाइल्ड मैरिजेस ये सब बहुत ज़्यादा हो रही थी, एंड बिकॉज पहले जो एज थी दैट वाज 16 ईयर्स फॉर फीमेल्स, एंड मेल्स के लिए अगेन 18 थी, तो इसको रेज़ करना इट वाज अ गुड ऑप्शन, गुड डिसीजन। देन इंसेंटिव्स वर गिवन टू कपल्स विद स्मॉलर फैमिलीज़, जैसे कि मैंने बताया कि हमको स्कॉलरशिप्स वगैरह ये सब इंसेंटिव्स, छोटे छोटे इंसेंटिव्स, छोटी छोटी चीज़ें दे वर गिवन बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पीपल वुड वांट टू हैव स्मॉलर फैमिलीज़। नेक्स्ट वाज द बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन, हमारा टॉपिक आता है। नाउ अगर हम चाहते हैं कि फैमिली स्मॉलर हो, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली इज़ अ मेथड जिससे हम प्रिवेंट करते हैं ऑफ द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, या फिर हम प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन, या प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन, या बेसिकली हम प्रिवेंट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, हम प्रिवेंट कर रहे हैं कंसीविंग अ चाइल्ड। बर्थ कंट्रोल, अगेन बर्थ को कंट्रोल करना कैसे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करके ना। कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक टूल्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं इस चीज़ को, प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी होने से। नाउ इसमें कौन कौन से हैं? नाउ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम किसको कहेंगे? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होना चाहिए उसके कुछ फीचर्स देती है एनसीईआरटी, जैसे कि वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली यूज़ कर पाए यूज़र, एंड ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होगा तो उसका क्या फ़ायदा। इफेक्टिव होना चाहिए ऑब्वियसली, रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब कि अगर मैंने उसको यूज़ कर लिया उसके बाद मैं वापस, अगर फॉर एग्जांपल मेरा डिसीजन चेंज हो जाता है कि मेरे को प्रेगनेंसी का चाहिए, तो द मदर इज़ एबल टू कंसीव अ चाइल्ड। अगर हम सर्जिकल मेथड्स की बात करें तो वो रिवर्सिबल नहीं होते, बिकॉज एक बार सर्जरी होगी, आप एक बार नॉन रिप्रोड्यूसिंग बन गए तो आप वापस से रिप्रोड्यूसिंग नहीं बन सकते, तो दैट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल थिंग। तो इस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होना चाहिए दैट शुड बी रिवर्सिबल, एंड उसका नो
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए या फिर कम से कम साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए. एंड ऑल्सो इट शुड नॉट इंटरफेयर विद लिबिडो. लिबिडो क्या होता है? इट इज़ द हार्मोनल, इट इज़ द एक्ट ऑफ, जब कोइटस जब हो रहा होता है तो लिबिडो इज़ द सेक्शुअल इमोशनल स्टेट ऑफ अ फीमेल या मेल. तो उसके साथ भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. एंड एक्ट ऑफ कोइटस के बीच में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव दैट द NCERT मेंशंस. नाउ कॉन्ट्रासेप्शन के जो दो प्रिंसिपल मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड्स. नाउ नेचुरल मेथड्स में हम कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं यूज़ करें. वी आर जस्ट यूजिंग साइंस एंड एजुकेशन, ताकि हमको बस पता हो कि किस टाइम पे यू कैन परफॉर्म द एक्ट विदाउट गेटिंग प्रेगनेंट. एंड आर्टिफिशियल मेथड्स में वी ऑब्वियसली यूज़ एक्सटर्नल मीन्स, और वो हम देखेंगे कौन कौन से. सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स. दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म्स. बेसिकली हम फिजिकली प्रिवेंट कर रहे हैं एग और स्पर्म्स को मीट करने में, एंड इनमें चांसेस ऑफ फेलियर हाई होता है. सो दीज आर बेसिकली हाई रिस्क वाले मेथड्स. अब इसमें 3 मेथड्स हमको करने हैं, NCERT मेंशन करती है. सबसे पहले हमारे पास आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. सबसे पहले हमारे पास आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं. हम बेसिकली पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में व्हाट वी डू इज़ वी बेसिकली एब्सटेन फ्रॉम परफॉर्मिंग द एक्ट ऑफ कोइटस या मतलब इंटरकोर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. बिकॉज ओव्यूलेशन कौन से डे पे होती है? 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है. तो अगर ओव्यूलेशन 14th डे पे हो रही है और 10 to 17 डेज़ का पीरियड हम मान के चलें कि ओवा हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रह रहा है, उसके अलावा अगर किसी भी दिन किया रिप्रोडक्शन का एक्ट किया जाए या इंटरकोर्स किया जाए तो ऑब्वियसली द एग ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी. सो बेबी विल नॉट बी कंसीव्ड, प्रेगनेंसी नहीं होगी. सो कपल्स एब्सटेन फ्रॉम कोइटस. एब्सटेन कर रहे हैं, एब्सटेन मतलब कि रोक देना, नो बेसिकली मनाही होती है एब्सटेनेंस का मतलब. सो दे एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज़ द फर्टाइल पीरियड. जो कि फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है? 10 to 17th डे. दूसरा मेथड होता है विथड्रॉल मेथड, विच इज़ कोइटस इंटरप्टस. नाम से पता चल रहा है कोइटस के एक्ट या जो इंटरकोर्स का एक्ट है उसको क्या कर दिया गया है? इंटरप्ट कर दिया गया है. हाउ? इंसेमिनेशन अवॉइड कर दी जाती है. बिकॉज इंसेमिनेशन पहले में क्या था? एग जो था वो नहीं था. दूसरे में क्या है? हमारे पास स्पर्म्स नहीं है. क्यों? क्योंकि जैसे ही स्पर्म्स रिलीज़ होने वाले थे द मेल विथड्रॉल्स हिज पीनस फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ताकि स्पर्म्स जो हैं दे आर नॉट रिलीज. सो इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड एज द मेल पार्टनर विथड्रॉल्स हिज पीनस फ्रॉम द वजाइना जस्ट प्रायर टू इजैकुलेशन. ठीक है. देन आता है थर्ड विच इज़ लैक्टेशनल एमेनोरिया. नाउ लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? लैक्टेशन नाम से पता चल रहा है. लैक्टेशन के पीरियड के दौरान क्या होता है? बेसिकली जब मदर बेबी को बर्थ दे देती है उसके बाद 6 मंथ्स का इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड आता है, जब मदर जो है शी इज़ प्रोवाइडिंग मिल्क टू द बेबी. तो उन 6 मंथ्स के पीरियड के दौरान क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही होती फीमेल को, अगेन बिकॉज जो हमारा मेमरी ग्लैंड्स हैं दे नीड ऑक्सीटोसिन. तो उस ऑक्सीटोसिन इज़ प्रिजर्व्ड बाय द हमारा एंडोमेट्रियम. ऑक्सीटोसिन हमारा एंडोमेट्रियम जो है वो सारा रिलीज़ कर रहा होता है ये सब, तो वो मेंटेन रहता है. हमारा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है. ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती, पीरियड्स नहीं आ रहे होते. तो 6 मंथ्स के लिए क्या हो रहा होता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, तो फॉलोइंग पार्चुरेशन. ठीक है. पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के बाद जो 6 मंथ्स होते हैं तो उस टाइम पे इंटेंस लैक्टेशन होती है, तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रही होती, एग ही नहीं रिलीज़ हो रहा, तो उस टाइम पे भी ऑब्वियसली देयर प्रेगनेंसी कैन नॉट बी कंसीव्ड. देन आते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स विच आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट. तो आर्टिफिशियल मेथड्स में हम देखेंगे हमने करने हैं 7 मेथड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 7 मेथड्स हैं. एंड देन हमने MTPs की बात करनी है एंड एमनियोसेंटेसिस की बात करनी है. MTP इज़ बेसिकली एबॉर्शन एंड एमनियोसेंटेसिस इज़ अ मेथड जो कि अभी इंडिया में बैन कर दिया गया है. बट अगेन दिस इज़ बेसिकली जिससे हम सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटर्मिन करते थे, एंड दिस इज़ इट. नाउ आर्टिफिशियल मेथड्स में हमारे पास सबसे पहला मेथड, 7 मेथड्स करने हैं हमको. सबसे पहला मेथड आता है बैरियर मेथड. बैरियर नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देना, एक फिजिकल चीज़ क्रिएट कर देना, दैट इज़ अ बैरियर. नाउ प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग. नाउ ये सेल्फ इंसर्टेड होता है, मतलब खुद ही इंसान यूज़ करता है, खुद ही इंसर्ट करता है इनटू देयर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड ऑफर प्राइवेसी टू द यूज़र बिकॉज द पर्सन डज नॉट नीड एनीवन एल्स टू इंसर्ट इट. सो इसके साथ क्या होता है? प्राइवेसी मिलती है यूज़र को. ना इसमें कौन कौन से हमको करने हैं? एक तो हमको करना है द फर्स्ट बैरियर मेथड इज़ कॉन्डम्स एंड इट्स टाइप्स. ना कॉन्डम्स जो होते हैं अनलाइक जो लोग बोलते हैं कि मेल्स के लिए हैं, फीमेल्स के लिए भी होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ, इसका मटीरियल याद
याद रखना दे आर मेड अप ऑफ रबड़ एंड थिन लेटेक्स, तो रबड़ या थिन लेटेक्स के बने हो सकते हैं। एंड मेल्स में ये जो है ये पीनस को कवर करते हैं, और इसका एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन करती है कि निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स यूज्ड बाय मेल्स, ठीक है। एंड फीमेल्स में ये किसको कवर करते हैं, द विजाइना एंड द सर्विक्स। सो अगेन मैं बता दूँ, दिस इज़ अवर विजाइना, ये है हमारा सर्विक्स, और यहाँ पे है हमारा यूट्रस। सो दिस इज़ यूट्रस, दिस इज़ द सर्विक्स एंड दिस इज़ द विजाइना। तो ये विजाइना को भी कवर कर सकते हैं या सर्विक्स को भी, तो ये इनको कवर करते हैं। एंड कॉन्डम्स का एक बहुत अच्छा रोल ये है कि ये हमको STI से भी प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज द फ्लूइड डज नॉट मीट, तो क्योंकि फ्लूइड से ही जो होता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस दे गेट ट्रांसमिटेड, तो उससे प्रिवेंट हो जाता है, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम STIs एज वेल। द सेकेंड मेथड ऑफ द बैरियर मेथड्स इज डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। नाउ इसमें कौन कौन से होते हैं, नाउ डायाफ्राम जो होते हैं सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स में क्या होता है, they are reusable, condoms are non reusable, they are disposable things, but diaphragm, cervical caps and vaults इनकी हम बात करते हैं, ये जो होते हैं they are reusable and they do not protect from STIs, because होते ये भी बैरियर है, बट ये पूरा बैरियर ऐसे कवर नहीं कर रहे होते, दे आर जस्ट इंसर्टेड जहाँ पे हमको प्रिवेंट करना है इंसेमिनेशन को। नाउ ये फीमेल्स के लिए ही होते हैं, दे आर नॉट फॉर मेल्स अनलाइक कॉन्डम्स, एंड दे रबड़ के बने होते हैं दैट कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। सो ये क्या कर रहे होते हैं, सर्विक्स को कवर कर लेते हैं, हियर दे आर प्लेस्ड डायाफ्राम्स, एंड ये पार्शियल बैरियर है, तो करके दे डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STIs। Then the second method is spermicidal jellies, foams and creams. Now इसमें क्या था, तो फर्स्ट हमने किया बैरियर मेथड, देन हम बात करते हैं जेलीज, फोम्स एंड क्रीम्स। नाउ दे आर नॉट यूज्ड अलोन, दे आर यूज्ड अलॉन्ग विद बैरियर मेथड्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। और ये स्पर्म्स को कैसे किल करते हैं, बाय क्रिएटिंग एन एसिडिक पीच। तो स्पर्म्स जो होते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक मीडियम्स, तो करके एक एसिडिक pH बना दिया जाता है जिसके अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एंड थर्ड आता है हमारे पास IUDs विच आर वेरी पॉपुलर, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स, ठीक है। ये कौन इंसर्ट करता है, डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं, या फिर हमारी एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस, ठीक है। तो एक्सपर्ट नर्सेज या डॉक्टर्स ही इसको इंसर्ट कर सकते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, सिर्फ ये नहीं कॉन्डम्स भी यूज़ है, बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। तो अगर हम बात करें IUDs की कि आर दे एक्सेप्टेड इन इंडिया, येस दे आर इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। ना इसमें कौन कौन सी टाइप्स की आती हैं, इसमें दो टाइप की आती है। एक तो आती है नॉन मेडिकेटेड, जिनके अंदर कोई भी वो चीज़ रिलीज़ नहीं कर रही हैं IUDs, ठीक है, दे आर वेरी सिंपल, दे आर ईजी टू वर्क विद। एंड देन सेकेंड में आती है हमारे पास मेडिकेटेड, जो कि कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें नॉन मेडिकेटेड में हमारे पास NCERT मेंशन करती है लिपिज लूप, ठीक है, याद करना है लिपिज लूप। एंड मेडिकेटेड में कौन कौन सी आ जाएंगे, एक तो हमारे पास आ जाएंगे हार्मोन रिलीजिंग, दूसरी आ जाएंगे कॉपर कोटेड। ना कॉपर कोटेड का हम इजीली याद कर सकते हैं कि कॉपर टी, एंड टी को सॉरी दिस इज़ कॉपर टी को अगर हम आधा कर दें, दिस इज़ टी, इसको मैंने आधा कर दिया, तो क्या बच गया 7, तो कॉपर टी और कॉपर 7। एंड हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीलोड 375, एक गन का नाम सा लग रहा है जैसे मल्टीलोड कोई गन का नाम हो, और गन किसकी बनी होती है, कॉपर की, ऐसा कुछ ऐसा करके हमने याद करना है, ट्रिक है ये जस्ट। तो मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, दीज आर ऑल कॉपर कोटेड IUDs। एंड हार्मोन रिलीज में कौन कौन सी आ जाएगी हमारे पास, प्रोजेस्टासर्ट वैसे भी एक हार्मोन है, ठीक है, एंड LNG-20। तो इन सब के एग्जाम्पल्स हमको याद करने हैं। नॉन मेडिकेटेड का एक एग्जाम्पल है, हार्मोन रिलीजिंग के 2, एंड कॉपर रिलीजिंग की 3 एग्जाम्पल्स NCERT मेंशन करती है। और इनका वर्क, ये फंक्शन कैसे करते हैं, जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs होते हैं, दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये क्या करती हैं, दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। कैसे, मैं बताती हूँ। सी, ये हमारा यूट्रस था, दिस वॉज अवर सर्विक्स एंड दिस वॉज अवर वजाइना। नाउ ये क्या करते हैं, ये इसको अनसूटेबल बना देते हैं बाय ऑल्टरिंग समथिंग, ठीक है। इम्प्लांटेशन ना हो पाए, एंडोमेट्रियम की क्वालिटी को चेंज कर दिया, या कुछ ऐसे इन्होंने हार्मोन्स रिलीज़ करवा दिए जो कि बेसिकली स्पर्म्स को मार दे, ठीक है। तो दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो यूट्रस को अनसूटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के, कि
एंडोमेट्रियम जो है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएँ कि वो इम्प्लांट ही ना कर पाए एक ज़ाइगोट को, ठीक है, अगर बन भी जाए तो। एंड सर्विक्स को ये हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म्स के लिए, मतलब स्पर्म एंटर जब करने लगे तब वो सर्विक्स में ही मर जाए, इट बिकम्स हॉस्टाइल। एंड कॉपर कोटेड में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? कॉपर कोटेड में हमारे पास कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 थे, और ये क्या काम करते हैं? दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या है? अमीबा जब खाना खा रहा होता है अपने सूडोपोडिया के साथ ऐसे इन्गल्फ कर रहा होता है, दैट इज़ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब कि किसी चीज़ का मरना। WBCs हमारी बॉडी में क्या काम कर रहे हैं? कोई भी पैथोजन आया, पैथोजन देखा ये WBC है, WBC जाके उसको खा जाएगा, उसको अपनी बॉडी में ही मिला लेगा ताकि वो एक यूनिट बन जाए, तो वो उसको खा जाता है, उसको इन्गल्फ कर जाता है, दैट इज़ फेगोसाइटोसिस। तो ये स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस इंक्रीज़ कर देते हैं विद इन द यूट्रस, ठीक है। तो कॉपर वाले कहाँ पे फेगोसाइटोसिस करवा रहे हैं? यूट्रस में। और हार्मोन वाले कहाँ पे करवा रहे हैं? सर्विक्स को हॉस्टाइल बना रहे हैं। एंड कॉपर के जो आयंस होते हैं, बिकॉज दीज आर कॉपर कोटेड है ना, कॉपर रिलीज़ कर रहे हैं, तो कॉपर आयंस क्या काम करते हैं? ये स्पर्म की मोटिलिटी को, बिकॉज वी शुड नो कि स्पर्म की मोटिलिटी होनी चाहिए, है ना, 40% और 60% में से ही मोटिलिटी होनी चाहिए। तो दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स। तो स्पर्म्स की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी अगर हम स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स का क्या काम होता है? इम्प्लांट्स जो होते हैं, जैसे इंजेक्शंस होते हैं ना, वैसे इम्प्लांट्स छोटा सा एक होता है, बहुत ही माइनर से, जैसे कैप्सूल सा नहीं होता, एक लंबा सा कैप्सूल होता है, बहुत ही पतला सा। दे आर जस्ट इंसर्टेड बीनीथ द स्किन, जैसे ये स्किन है, इसके अंदर डाल दिया एंड दे आर केप्ट देयर, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। दे आर प्लेस्ड इनटू द स्किन एंड इनका इफेक्टिव पीरियड मच लॉन्गर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस भी लोग यूज़ करते हैं, बट इम्प्लांट्स आर फेवर्ड बिकॉज अगर हम इंजेक्शन ले रहे हैं हार्मोन्स के तो वो तो ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रहेंगे, बट अगर हम इम्प्लांट लगवा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक उन हार्मोन्स को धीरे धीरे स्लो रिलीजिंग काम करता है, एंड इसलिए इनका इफेक्टिव पीरियड मच लॉन्गर होता है। इनकी कॉम्पोजिशन क्या होता है? या तो इनमें सिर्फ प्रोजेस्टोजन होगा या फिर इनमें हमारे पास प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन दोनों होंगे ना। हमको याद रखना है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन नहीं बोल रहा, प्रोजेस्टोजन बोल रहा है ना। प्रोजेस्टेरॉन जो हम नॉर्मली प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जो कि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा होता था और जिसके लेवल्स हमारे कॉर्पस ल्यूटियम ही मेंटेन करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्रोजेस्टोजन, ठीक है, प्रोजेस्टोजन का एक टाइप है। तो प्रोजेस्टोजन के अंदर बहुत सारे हमारे पास प्रोजेस्टोजन होते हैं, उनमें से एक है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जिसकी हम स्टडी करते होते हैं नॉर्मली, हमारे बायो में हमको देखने को मिलता है। बट इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है इम्प्लांट्स की? प्रोजेस्टोजन एंड या तो प्रोजेस्टोजन अकेला होगा या फिर प्रोजेस्टोजन को ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाएगा। एंड इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये काम कैसे करते हैं? तो ये क्या काम करते हैं? ये ओव्यूलेशन को ही इनहिबिट कर देंगे। ये क्या काम करेंगे? ये ओव्यूलेशन को ही इनहिबिट कर देंगे, मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं हो, हमारे पास एग ही नहीं निकला तो ऑब्वियसली हमारे पास कैसे ही हमारे पास बेबी बनेगा, या फिर ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देंगे। तो ओव्यूलेशन भी प्रिवेंट कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन भी प्रिवेंट कर रहे हैं। इम्प्लांट्स क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? इम्प्लांटेशन। दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। तो हमारा जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, ये सर्विक्स है हमारी, यहाँ पे एक बेसिकली म्यूकस की लाइनिंग होती है, तो इसकी क्वालिटी को ऑल्टर कर देंगे ताकि जो स्पर्म्स हैं उनकी अगेन एंट्री ही प्रिवेंट हो जाए। दे रिटार्ड, मतलब कि उसको बंद कर देंगे द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स। एंड इंजेक्शंस भी यूजुअली शेयर सिमिलर मोड ऑफ एक्शन, उनमें सेम ही चीज़, वो मोड ऑफ एक्शन तो उनका सेम ही होगा बिकॉज हार्मोन्स के ही बने होते हैं, वो भी इसी कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है, एंड कॉम्पोजिशन भी उनकी सेम ही होती है एज इम्प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर जिनको हम टैबलेट्स बोल देते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं। नाउ दे आर ऑफ टू टाइप्स। नाउ अगर हम पिल्स की बात करें, अगर हम टैबलेट्स की बात करें, या तो वो स्टीरॉइड्स की बनी हो सकती हैं, स्टीरॉइडल हो सकती हैं, या फिर वो नॉन स्टीरॉइडल हो सकती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल है नॉन स्टीरॉइडल पिल का सहेली, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारा बहुत ही वाइडली यूज्ड है एंड दिस इज़ अ वंस अ वीक पिल, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है। तो सहेली इज़ अ नॉन स्टीरॉइडल पिल, इसीलिए दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी इफेक्टिव। एंड स्टीरॉइडल में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? स्टीरॉइडल में अगेन प्रोजेस्टोजन अकेला या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन को हम दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट। मोड ऑफ एक्शन क्या है? सेम, क्योंकि ये वाले जो हार्मोन्स हैं इनका मोड ऑफ एक्शन हमको रट जाना चाहिए कि या तो ये क्या करेंगे, ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन इनहिबिट करेंगे, या फिर ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को ऑल्टर कर देंगे ताकि वो एंट्री ऑफ स्पर्म्स को रिटार्ड कर दे। तो सिमिलर मोड ऑफ एक्शन होगा, बिल्कुल सिमिलर मोड ऑफ एक्शन होगा। ये जो होते हैं दे इंटरफेयर विद इम्प्लांटेशन, ओनली एंड ओनली इम्प्लांटेशन। मतलब कि सहेली की पिल अगर ले रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन तो होगी, बट जो फर्टिलाइजेशन होगी, जो ज़ाइगोट बन गया, वो कभी भी एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इम्प्लांट नहीं होगा।
ना ये जो सहेली की पिल है, दिस इज़ अ वंस अ वीक पिल, इसीलिए इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. वाई? बिकॉज वंस अ वीक अगर हमको हफ्ते में एक पिल लेनी है तो दैट इज़ मच ईजियर देन टेकिंग अ पिल डेली फॉर 21 डेज़. कंसेक्यूटिवली आपको पिल लेनी है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. जैसे ही आपको पीरियड्स का फर्स्ट डे आया तब आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप पूरा 21 डेज़ ले रहे हो. 7 डेज़ का आप पॉज देते हो बिकॉज आपका पूरा पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ 28 डेज़, राइट, एवरेज ड्यूरेशन नॉर्मली. तो 21 डेज़ तक लेना है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो उन 5 दिनों के बीच बीच में आप स्टार्ट कर दोगे एंड देन आपका 21 डेज़ तक वो चलेगा, 7 डेज़ का गैप आ जाएगा. तो ये है इनकी डोजेज विच इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स बिकॉज आपको 21 डेज़ तक लगातार लेनी है विदाउट स्किपिंग अ डे. तो दिस इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. तो करके वंस अ वीक पिल इज़ मोर promoted या more easily accepted by the ऑडियंस. देन इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं. इफ़ेक्टिवनेस क्या है? अगर हम बात करें सहेली की तो इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई है, मतलब ये काफ़ी इफेक्टिव है विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स. तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है. और ये जो है हमारी स्टीरॉयडल, दे आर वेरी इफेक्टिव और इनके भी कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड दे आर ऑल्सो वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स. तो दोनों का ही सेम इफेक्टिवनेस है ना. ये जो सहेली है इसका एक फैक्ट दिया गया है कि ये कहाँ पे डेवलप हुई थी, ये कहाँ पे मतलब इन्वेंट की गई थी. अब इसका कॉम्पोजिशन किसने बनाया था? एट CDRI लखनऊ विच इज़ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. और इसका नाम हमको रट जाना चाहिए. लखनऊ में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये सहेली को डेवलप किया गया था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन हमारे पास आते हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. नो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से होते हैं? एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स देखो, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं ये तब लिए जाते हैं मतलब जब हमको बेसिकली ये जो होते हैं दे आर यूज टू प्रिवेंट कंसेप्शन. हम चाहते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेप हो गया किसी लड़की का या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किसी लड़की ने कंसेंशुअली भी कर लिया बट शी डज़ नॉट वांट कि वो प्रेग्नेंट हो या शी डज़ नॉट वांट टू कंसीव अ बेबी, तो ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जाते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस. तो कोइटस के 72 आवर्स के बाद हम इन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ कर सकते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो 72 आवर्स विच आर हमारा अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है. विद इन 3 डेज़ हम इनको यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. एंड इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? या तो प्रोजेस्टेजन अलोन इंजेक्शन या टैबलेट की फॉर्म में, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेजन एंड ईस्ट्रोजन. अगेन वही बात है, ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन इनहिबिट करना, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी अल्टर करना, या फिर IUDs की फॉर्म में भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल होते हैं. एंड लास्ट में हमारे पास आता है सर्जिकल या स्टेरिलाइजेशन मेथड्स. अब इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है बट दीज आर ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव, तो हाईली इफेक्टिव है. मोड ऑफ एक्शन क्या है? दे ब्लॉक द गैमेट का ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? गैमेट का ट्रांसपोर्ट ही इनहिबिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. इनके टाइप्स कौन कौन सी है? एक तो है ट्यूबेक्टोमी और एक है वैसेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है और वैसेक्टोमी मेल्स में होती है. कैसे याद करेंगे? वैस जो डिफरेंस था वो कहाँ पे था? मेल्स में था, इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो वैसेक्टोमी जो है दैट इज़ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स. तो इसमें क्या होता है? हम किसको कट और टाई करते हैं? हम वास डिफरेंस को. और इसमें किसको कट करते हैं? ट्यूब को. कौन सी ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब. तो ओविडक्ट को हमने कट एंड टाई कर दिया तो एग अगर रिलीज़ भी हुआ तो उसने कैच भी कर लिया तो क्या वो तो कट हो चुकी है. अब एग वापस यूट्रस में तो जा ही नहीं पाएगा, तो इम्प्लांटेशन कैसी हो पाएगी? और ये कैसे होती है? बाय, अब ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंसीजन कहाँ पे होती है. उसके लिए मतलब कि जब आपको फॉर एग्जांपल हमारी ट्यूब्स को कट करना है, टाई करना है, तो आप जो सर्जरी कर रहा होगा, जो हमारा सर्जन होगा, दे विल पुट एन इंसीजन, मतलब वहाँ पे बॉडी में कहीं पे कट लगाएंगे जहाँ से वो अंदर जाके ऑपरेट करेंगे. तो कट कहाँ पे लगाया जाता है? इंसीजन कहाँ पे लगाया जाता है? इन द एब्डोमेन या फिर थ्रू द वजाइना. तो या तो हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, हमारी जो बॉडी है, ऊपर थोरैसिक कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है. ठीक है, ये हमारा नेक है, मुँह है, ठीक है, यहाँ पे हमारी लेग्स हैं. तो अगर हम बात करें, दिस इज़ द एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज़ द थोरैसिक कैविटी एंड दिस इज सेपरेटेड बाय डायफ्राम. तो इंसीजन कहाँ पे लगाया जाता है? इन द एब्डोमिनल कैविटी, या फिर बिना इंसीजन के भी की जा सकती है ट्यूबेक्टोमी थ्रू द वजाइना, वजाइना की ओपनिंग के थ्रू. दिस इज डन. वैसेक्टोमी की बात करें तो स्मॉल इंसीजन कहाँ पे लगाया जाता है? ऑन द स्क्रॉटम. ठीक है, स्मॉल इंसीजन लगाया जाता है ऑन द स्क्रॉटम, स्क्रॉटल सैक, बिकॉज ऑब्वियसली हमको टेस्टिस के ऊपर से जाती है हमारी वास डिफरेंस. टेस्टिस के ऊपर हमारा रेड टेस्टिस था, ठीक है, वास एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस था, देन यहाँ से हमारे पास क्या जा रहा था? वास डिफरेंस. तो यहाँ पे हमको कट लगाना है तो हम क्या करेंगे? हम स्क्रॉटल सैक के अंदर ही ये टेस्टिस प्रेजेंट था तो स्क्रॉटम के ऊपर ही स्मॉल इंसीजन लगा के ये करेंगे. देन
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम MTP बोल देते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। नाउ ये क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एबॉर्शन का एक हमारा साइंटिफिक नेम है, हमारा बायोलॉजिकल नेम है। और ये कितना होता है? मेडिकली हम क्या टर्मिनेट कर रहे हैं? प्रेगनेंसी को। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड MTP, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एक होता है नेचुरल एबॉर्शन जो कि एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं होता, इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल। बट इंड्यूस्ड एबॉर्शन ऐसा होता है कि उसको इंड्यूस किया जाता है बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। और ये कितना होता है? 45 to 50 मिलियन पर ईयर। बात करें कितनी होती हैं तो 45 to 50 मिलियन पर ईयर, मतलब कि अगर हम बात करें पूरी प्रेगनेंसीज़ की तो हर 5 प्रेगनेंसीज़ में से एक को मेडिकली टर्मिनेट कर दिया जाता है, विच इज़ अ लॉट। ठीक है, तो 1/5 ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज आर टर्मिनेटेड मेडिकली, 45 to 50 मिलियन पर ईयर अकॉर्डिंग टू NCERT। ना MTP होता क्या है? दिस इज़ द इंटेंशनल, मतलब कि कोई पर्सन जानबूझ के या वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मतलब फुल टर्म से पहले, मतलब बेबी डिलीवर होने से पहले। फुल टर्म हमारा कितना होता है? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स से पहले बेबी को टर्मिनेट कर दिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड MTP। ये लीगलाइज़ कब किया गया था इंडिया में? 1971 में। 1971 में 1971 में ये हमारा जो था दिस वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया। एंड MTP कब परफॉर्म किया जा सकता है ना? अनवांटेड प्रेगनेंसी कब होती है? फॉर एग्जांपल ड्यू टू रेप या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ किया फिर भी वर्क नहीं किया तो प्रेगनेंसी हो गई, रेप के केसेस में, या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जब उन्होंने यूज़ भी नहीं किया कॉन्ट्रसेप्शन बट दे डू नॉट वांट अ बेबी, तो इन सब चीज़ों में MTP परफॉर्म किया जाता है। इफ़ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड हार्म द मदर और फीटस और बोथ, हो सकता है कि मे बी द कपल वॉन्ट्स कि उनको बेबी चाहिए, बट हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए तो वो मदर की जान पे आ जाए या बेबी की जान पे आ जाए या दोनों की जान पे आ जाए। तो अगर बात लाइफ की आ जाए, सेविंग द मदर और द चाइल्ड, ठीक है, ये सब चीज़ों पे आ जाए तो ऑब्वियसली MTPs आर इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट एंड इस टाइम पे ज़रूरत होती है। एंड परमिशन कितनी ज़रूरत होती है ना? अगर हम MTP के लिए अगर कोई कपल जाता है तो उस टाइम पे क्या चाहिए होता है? अगर तो वो फर्स्ट टर्म में है, मतलब कि हमारा 3 टर्म्स में होती है प्रेगनेंसी, ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर बेबी है तो उनको मतलब लेस देन या अप टू 12 वीक्स हम बात करें तो उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर का साइन चाहिए होगा, ठीक है, फॉर MTP ऑन ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन, मतलब डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन, मतलब कितना टाइम हो गया है। तो ये 12 हफ्ते, मतलब कि 3 महीने या फिर हमारा एक ट्राइमेस्टर के अंदर ये, और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हमको 2 डॉक्टर्स का हमको साइन चाहिए होगा फॉर परफॉर्मिंग एन MTP, ठीक है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। नाउ बात करें इंटेंशन क्या थी MTP अमेंडमेंट। अब MTP की जो एक्ट था जो कि 1971 में लीगलाइज़ किया गया इंडिया में, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया, इसके अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट बनाया 2017 में, जो कि अभी है। तो क्या बोला था, इंटेंशन क्या था अमेंडमेंट करने का, ताकि वो क्या करे, इलीगल एबॉर्शन को रोक पाए। उन्होंने क्या किया, क्योंकि पहले MTPs बहुत ज़्यादा मतलब लीगलाइज थे तो कोई भी कर सकता था, तो लोग क्या करते थे, पता चला फीमेल चाइल्ड होने वाली है MTP, पता चला कि हमारा बेबी जो है मे बी शी इज़ गोइंग टू बी अ गर्ल चाइल्ड, तो MTP करवा देते थे, विच वॉज़ वेरी रॉन्ग। नाउ इलीगल एबॉर्शंस का इंसिडेंस कम करने, नाउ दैट वाज इलीगल ओनली, है ना, मतलब देखा जाए तो अगर आप जस्ट बेस्ड ऑन द जेंडर आप एक बच्चे को मार रहे हो, दैट इज़ इलीगल। नाउ उसको इलीगल एबॉर्शन को कम करने के लिए, उसके इंसिडेंस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए MTP का अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया कि यू कैन नॉट परफॉर्म MTPs अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड। डिक्रीज कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ताकि मैटरनल जो मदर की डेथ हो रही होती थी या मॉर्बिडिटी या सफरिंग थी उसको कम करने के लिए ये एक्ट किया गया। MTPs जो हैं वो 12 वीक्स तक सेफ़ होते हैं, इसलिए सिर्फ एक डॉक्टर का साइन चाहिए, इट्स नॉट, बट सेकंड ट्राइमेस्टर में हमको 2 डॉक्टर्स के साइन क्यों चाहिए, बिकॉज इट इज़ मच मोर रिस्कियर, ठीक है, येट बोथ आर लीगल दोनों ही हैं, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर वाला नहीं लीगल, तो लीगल फर्स्ट और सेकंड टर्म वाले दोनों ही लीगल हैं, बट सेकंड टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क हो जाता है। एमनियोसेंटेसिस एंड MTPs हैव बीन मिसयूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फीमेल फीटिसाइड। अगेन नाउ एमनियोसेंटेसिस हम पढ़ेंगे क्या है। एमनियोसेंटेसिस से बेसिकली हमको पता चल जाता है मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है, पता चला वैसे ही फीमेल का MTP करवा दिया, अबॉर्शन करवा दिया, दैट इज़ वाई दे हैव बीन मिसयूज्ड, मतलब कि उनका गलत यूज़ किया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीमेल फीटिसाइड, जिसकी वजह से फीमेल्स का बेबी गर्ल्स का अगर हम बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा फीटिसाइड मतलब कि मार देना, तो फीटिस को मार देना ये हुआ है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है एमनियोसेंटेसिस। ये क्या है? ये फीटस के सेल्स डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड्स। तो जो हमारा फीटस होता है ना, ये यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड है मदर से, है ना। तो ये एक फ्लूइड कैविटी में, मतलब यहाँ पे जो हमारा कैविटी होती है, यूट्रस का टिश्यू होता है, इसके बीच में एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, इसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं। बेबी न्यूट्रिशन ले रहा है या छोड़ रहा है, फीटस के कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। तो इसमें से हम थोड़ा सा फ्लूइड लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा हमने फ्लूइड लिया। अब इसके अंदर क्या है? फीटस के सेल्स भी हैं। ये फीटस के सेल्स को हमने एनालाइज़ किया, देखा कि उसके जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, उसका जो 23rd पेयर है, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो XX है या XY है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये फीमेल है या फिर हमारे पास मेल है। तो दिस इज़ द टेक्निक। ये इसीलिए नहीं बनाई गई थी कि हमको पता चले कि मेल है या फीमेल है। बनाई क्यों गई थी? कि हम क्रोमोसोम्स देख के ये बता सकें कि कहीं उसको डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम क्या था कि अगर हमारा 21st जो पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, उसमें क्या है? ट्राइसोमी हो जाए, मतलब कि 2 क्रोमोसोम्स की जगह पे क्या हो जाए? 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए एक पेयर में, उसकी जगह पे 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं 21st जो पेयर होता है उनमें, ठीक है। तो दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। हीमोफिलिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और इनके बारे में हमको पता चल जाता था जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बाय एमनियोसेंटेसिस। ये बनाई इसलिए गई थी, ठीक है, ये टेक्निक इसलिए बनाई गई थी कि अगर कोई बेबी है उसको, ठीक है, कोई कॉन्जेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाला है तो वो हमको पहले से पता चल जाए, ताकि हम उसके लिए रेडी रहें एंड द कपल इज़ रेडी कि हाँ हम फिर भी उसकी केयर कर लेंगे तो ही वो उस बच्चे को कंसीव करें। बट बाद में ये इस चीज़ के लिए यूज़ होने लग गया, विच वॉज सेक्स डिटर्मिनेशन, विच इज़, अब सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ नॉट रॉन्ग, बट यूजिंग सेक्स डिटर्मिनेशन ताकि फीमेल फीटिसाइड हो पाए इंडिया में तो स्पेशली, तो दैट वॉज रॉन्ग। तो स्टैचुएटरी बैन कर दिया गया इस टेक्निक पे इन इंडिया टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड। तो अब कोई भी कपल जो है उसको सेक्स ऑफ द बेबी नहीं बताया जाता, बिकॉज इसके ऊपर एक स्टैचुएटरी बैन, एक बैन लग गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस वॉज बीइंग मिसयूज्ड फॉर फीमेल फीटिसाइड, ठीक है। लास्ट में हमारे पास 2 चीज़ें आती है, एक तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड एक इनफर्टिलिटी। नाउ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल देम वेनेरियल डिजीजेस, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस। अब ये जो इन्फेक्शंस होती हैं इनकी हाई वल्नरेबिलिटी या रिस्क ग्रुप कौन सा होता है? 15 से 24 साल। वाई? बिकॉज दीज आर द पीपल विच आर लेस अवेयर एंड ज़्यादा ये मतलब इंटरकोर्स ज़्यादा कर रहे होते हैं और इनको अवेयरनेस कम होती है, विच इज़ वाई इनका रिस्क ग्रुप या हाई वल्नरेबिलिटी इसी ग्रुप में देखने को मिलती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो सेक्शुअल इंटरकोर्स ही क्या होगा? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। अब इनकी कैटेगरीज क्या क्या होती है ना? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में क्या होता है कि अगर एक चीज़ एक फ़ीमेल से मेल में या मेल से फीमेल में जा रही है या जो भी है, मेल से मेल में भी कोई भी सेक्सुअल एक्ट जो है दैट कैन रिजल्ट इन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो चीज़ ट्रांसमिट हो रही है, जो एक्चुअल में इन्फेक्शन कॉज कर रही है, या तो वो बैक्टीरिया होगा या फिर प्रोटोजोआ होगा या फिर एक वायरस होगा। वायरस जो होता है दैट इज़ बेसिकली एन इनर्ट थिंग, ठीक है, मतलब वो बॉडी के बाहर तो नॉन लिविंग हो जाता है। जैसे ही उसको बॉडी मिलेगी, उसको खून मिलेगा, उसको सेल्स मिलेंगे तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा, डिजीज़ कॉज करना शुरू कर देगा, बाकी सेल्स को खा लेगा। बैक्टीरिया का हम देखते थे कि प्रोकैरियोट्स होते थे, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जिनके इनमें न्यूक्लियस भी नहीं अरेंज होता ये सब। एंड प्रोटोजोन्स जो होते थे वो हम बात करेंगे जब एनिमल किंगडम में हम दूसरा किंगडम करते हैं विच इज़ द प्रोटिस्टा, उसमें एक क्लास आती है प्रोटोजोन्स की, तो प्रोटोजोन्स उनमें आ जाते हैं ना। हमने कौन कौन सी याद करनी है? अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो वो आती है हमारे पास गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, SCG, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस एंड गोनोरिया, ठीक है। प्रोटोजोन में हमारे पास आ जाएगी ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस ये अगेन एक प्रोटोजोआ कॉज करता है, एक छोटा सा वॉर्म लाइक इंसेक्ट होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। वायरल में हमारे पास H से आएंगी कौन कौन सी? हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस, जेनाइटल वॉर्ट्स एंड एड्स कॉज करने वाला कौन सा? HIV, तो ये आ जाएंगे। तो ये सब जो होते हैं दीज आर वायरल डिजीज़। नाउ वायरल डिजीज़ जनरली ज़्यादा खतरनाक होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली जैसे वायरस जो होता है दिस इज़ एन इनर्ट थिंग, इसको हम बॉडी से बाहर लेकर जाएंगे, वैसे इसने काम ही कर देना, बंद कर देना, ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम इसको सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ सकते। तो बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअन डिजीज़ आर कम्प्लीटली क्यूरेबल, हमको इनका क्योर पता है क्योंकि ह्यूमंस ने अभी तक इनकी स्टडी करके इसका कोई क्योर निकाल लिया। इफ़ डिटेक्ट अगर हमने उनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया कि पता चल गया कि ठीक है अब डिजीज़ है, तो अगर डिटेक्ट कर लिया गया एक सही टाइम पे तो इसको क्योर कर सकते हैं पूरी तरह और ट्रीट कर सकते हैं अच्छी तरह। नाउ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस एंड HIV इन्फेक्शन। नाउ हेपेटाइटिस बी
और HIV जो है इसकी ट्रांसमिशन सिर्फ सेक्सुअल एक्ट से ही नहीं और भी चीज़ों से हो सकती है। कैसी? जैसे कि अगर हमने इंजेक्शन नीडल्स को शेयर किया, ठीक है, ये सिर्फ हम इनकी बात कर रहे हैं। तो अगर इंजेक्शन नीडल फॉर एग्जांपल उसको स्टेरिलाइज नहीं किया गया, एक ही इंजेक्शन की नीडल थी, एक पर्सन के ब्लड में डाल दी गई, उसको फॉर एग्जांपल ये था HIV वायरस या HIV इन्फेक्शन, ठीक है, हेपेटाइटिस था, तो वो जो वायरस था वो उनके ब्लड के साथ में आ जाएगा और दूसरे पर्सन में जैसे ही वो इंजेक्शन की नीडल डाली जाएगी तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर चला जाएगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या इन्फेक्टेड पर्सनस, बेसिकली इन्फेक्टेड पर्सनस की कोई भी ऐसी चीज़, इंजेक्शन या इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल जिनको स्टेरिलाइज नहीं किया गया, तो दिस कैन कॉज NSTI, तो जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मतलब कि एक पर्सन से ब्लड लेके दूसरे पर्सन में, इसलिए जब भी ब्लड डोनेशन हो रही होती है या कुछ भी तो अच्छे से ब्लड को टेस्ट किया जाता है, बिकॉज इफ़ अ पर्सन इज़ पॉजिटिव फॉर एनी सच STI तो इट कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द पर्सन हु इज़ गेटिंग द ब्लड, ठीक है। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, हो सकता है एक मदर ही इन्फेक्टेड हो एंड शी इज़ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, तो बेबी भी ऑब्वियसली बिकॉज द बेबी इज़ फॉर्मिंग इनसाइड द मदर, ठीक है, उनका ही ब्लड, उनका ये सब जा रहा है, उनका उनसे ही न्यूट्रिशन जा रहा है सब कुछ, तो दैट इज़ ऑब्वियसली अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये 3 हो जाएंगे। सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं अगर STI हो जाए? तो अगर हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, पहले पता चल गया कि STI हो गई है, तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? इचिंग, ठीक है, मतलब खराश होनी, फ्लूइड डिस्चार्ज, बहुत सारा ऐसा फ्लूइड डिस्चार्ज होना विच इज़ नॉट नॉर्मल, स्लाइट पेन, हल्का सा दर्द, स्वेलिंग्स इन द जेनिटेलिया, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, मतलब फूल जाता है एरिया, विच इज़ अननेचुरल, ठीक है। तो इनकी अर्ली डिटेक्शन में ये सिम्टम्स होते हैं। और अगर लीड डिटेक्शन हुई तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बहुत पेनफुल होती हैं, इनमें पर्सन परफॉर्म तो कर ही नहीं सकता रिप्रोडक्टिव एक्ट, एंड ऑल्सो दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। एबॉर्शंस, ठीक है, एबॉर्शंस हो सकते हैं अगर ये ज़्यादा हो गया तो अ पर्सन कैन नॉट कंसीव अ बेबी, ठीक है। स्टिल बर्थ होने शुरू हो जाते हैं। स्टिल बर्थ्स में क्या होता है कि अगर बेबी इज़ डिलीवर्ड तो उनमें कोई भी साइन ऑफ लाइफ नहीं होता, पता नहीं चलता, मतलब बेबी जब बॉर्न होता है तो दैट बेबी इज़ बॉर्न डेड। तो स्टिल बर्थ हो सकता है अगर इन STIs का लीड डिटेक्शन हुआ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? यूट्रस के अलावा बेबी कहीं और डेवलप, फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब में, एब्डोमेन में, ऐसी जगहों पे डेवलप कर रहा होता है, तो दैट इज़ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हो सकता है जो फीमेल हो वो इनफर्टाइल हो जाए या मेल इनफर्टाइल हो जाए, तो अगर लेट डिटेक्शन हुई तो इट कैन ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। ऑल्सो कैंसर हो सकता है ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हमने ओवेरियन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, यूट्रीन कैंसर, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो कैंसर हो सकता है ड्यू टू इट्स लेट डिटेक्शन। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इनको प्रिवेंट करने का क्या है कि हमको अवॉइड करना चाहिए सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स। तो अगर हम नहीं पर्सन को जानते सो वी शुड नॉट गो एंड हैव द सेक्शुअल एक्ट विद देम, एंड मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज जितने पार्टनर्स होंगे उतना ही रिस्क है फॉर STIs। एंड ऑलवेज यू शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, बिकॉज दैट इज़ द ओनली मेथड जो कि हमारा STI भी प्रिवेंट कर रहा है, सो ये यूज़ करना चाहिए। द लास्ट थिंग इज़ इनफर्टिलिटी। अगर कोई मेल या फीमेल इनफर्टाइल है तो होता क्या है? इनफर्टाइल कपल क्या होता है? अगर एक मेल और फीमेल दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन, तो 2 सालों तक वो अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्शुअल कोहैबिटेशन में साथ में रह रहे हैं, सेक्शुअल एक्ट कर रहे हैं, बट 2 सालों तक दे आर नॉट एबल टू कंसीव अ बेबी या प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो उनको हम बोल देते हैं इनफर्टाइल कपल। तो इनके रीजंस क्या होते हैं? या तो कोई फिजिकल रीज़न हो सकता है कि आइदर इन द मेल और द फीमेल, या फिर कॉन्जेनाइटल मतलब कि जेनेटिक चीज़। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है? जेनेटिक। तो हो सकता है कि मे बी देयर इज़ अ जेनेटिक डिफेक्ट। कुछ डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, क्या पता कोई बीमारी हो। इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है रीज़न, मतलब हो सकता है कि उनका इम्यून सिस्टम ना अलाउ कर रहा हो फॉर द कंसीविंग ऑफ अ बेबी। साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, मेंटल रीज़न हो सकता है, मे बी द कपल इज़ जनरली नॉट रेडी। स्ट्रेस हो सकता है फीमेल को, मे बी शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव अ बेबी बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस लेवल्स, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, ये सब। तो इनफर्टिलिटी एज अ प्रॉब्लम कुड बी आइदर विद द मेल और द फीमेल, तो वो दोनों में हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। इन इंडिया फीमेल को ब्लेम किया जाता है अगर इनफर्टाइल हो कोई कपल, rather than the male for the couple being childless। तो this is wrong because the infertility issue can lie either with the male or the female, दोनों में ही हो सकता है। नाउ इनकी हेल्प कैसे की जा सकती है? अगर कोई इनफर्टाइल कपल है, दे कैन बी हेल्प्ड विद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर्ट बोल देते हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं, जिसमें डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं टू कंसीव अ बेबी इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू सो नेचुरली। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, या तो इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी इन एन एनवायरनमेंट जो कि स्टेरिलाइज्ड है, इन स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट। इन वीवो मतलब कि इन लिविंग, इन विट्रो मतलब कि इन नॉन लिविंग, या फिर इन हमारा स्टेरिलाइज्ड, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई और नहीं है, इन आइसोलेशन। इन वीवो मतलब कि इन लाइफ, मतलब लाइफ के अंदर, लिविंग चीज़ के अंदर, मतलब कि इन द फीमेल या फिर इन द मेल। तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड द बॉडी इन स्टिमुलेटेड कंडीशंस, लेबोरेटरी में सॉरी। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होती है इन द लिविंग बीइंग, तो कहाँ पे करवानी है हमको, फीमेल के अंदर, तो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फ़ीमेल ओवा प्रोड्यूस कर सकती है? ऑब्वियसली, बिकॉज अगर फीमेल ओवा प्रोड्यूस करेगी तो ही हम उससे ओवा लेंगे एंड मेल से स्पर्म लेंगे और उनको लैब में जाके मिलवाएंगे। एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मे बी द फीमेल इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस एन एग, तो करके ही हम किसी और एग डोनर, कोई फीमेल बन जाती है, तो एग डोनर्स बहुत सारे होते हैं, तो एग वहाँ से लिया एंड वो उसको हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया एंड इंसेमिनेशन करवाए, तो मे बी दैट इज़ इन वीवो हो सकता है कि ये केस हो, एंड हो सकता है कि मे बी शी इज़ एबल टू प्रोड्यूस द एग, तो नो या यस। एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ऑब्वियसली क्योंकि हम उसको बाहर बना रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी बना रहे हैं हम जाइगोट को, जो कि एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उस एम्ब्रियो को हम डाल देते हैं इन द फीमेल, तो हम एम्ब्रियो को क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम इन विट्रो टू इन वीवो। तो दिस इज़ येस, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं ट्रांसफ़र हो रहा होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, तो दैट इज़ इन वीवो फर्टिलाइजेशन। नो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इन विट्रो में, हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र विच इज़ ज़िफ्ट, इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ़र एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इनको हम एक एक करके बता देती हूँ। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, नाम से पता चल रहा है, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर रही हूँ मैं, ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो मैंने बाहर जाइगोट बनाया, एग और स्पर्म को मिलाया, जाइगोट बना, जाइगोट को मैंने ट्रांसफ़र किया इन द फेलोपियन ट्यूब, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, तो जाइगोट ज़िफ्ट हो गया हमारा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, उसको मैंने बता दिया कि ये हमने ऐसे किया। देन आता है इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र, तो होगा क्या, अगर मैंने उस जाइगोट को थोड़ा सा और बड़ा होने दिया, एम्ब्रियो बनाया, क्योंकि जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में ही, एम्प्यूला में ही बनता है, उसके बाद वो बनता 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 हमारा यूट्रस में आ जाता है, ब्लास्टोमियर्स उसके इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, फाइनली वो क्या बन जाता है, मोरुला, देन हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। तो अगर मैंने उसको ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक ले आई हूँ, या फिर उसको और भी डेवलप करके एम्ब्रियो बना दिया है, तो उसको मैं कहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगी, यूट्रस के अंदर, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में तब तो अब हमको नहीं लेकर जाना, अब हमको उसको इम्प्लांट करवाना है, इम्प्लांटेशन के स्टेज पे। तो अगर मैंने जाइगोट को लेकर गई तो फेलोपियन ट्यूब में, अगर मैंने वैसे ही ट्रांसफ़र करवा रही हूँ तो इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र, ठीक है, तो यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करवा रही हूँ, तो दैट इज़ IUT। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या है, हमने एक एग लिया, ठीक है, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर एक इंजेक्शन के थ्रू क्या किया, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, एक स्पर्म डाल दिया है, जो कि उसके न्यूक्लियस के साथ क्या करवा देगा, फर्टिलाइजेशन करवा देगा, तो दैट इज़ इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी एग्जांपल्स है मेरे पास, गिफ्ट आ जाएगा, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, यहाँ पे जाइगोट को मैं कर रही थी, यहाँ पे मैं गैमीट को कर रही हूँ, कौन सा गैमीट, मे बी द फीमेल और द मेल। तो मैंने इसमें क्या किया कि अगर फीमेल इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एग, तो मैं एग को क्या करती हूँ, ट्रांसफ़र कर देती हूँ फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, एग वहाँ पर पहुँच गया, देन स्पर्म्स नॉर्मली पहुँच जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने इन इंट्राफेलोपियन बेसिकली गैमीट को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें मेल नहीं प्रोड्यूस कर पाता स्पर्म्स, तो इसमें क्या किया जाता है कि मे बी मेल प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्म्स, बट द मेल इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ इंसेमिनेशन, जो कि एक्चुअल में कोइटिस का एक्ट होता है। मे बी द मेल हैज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कुछ ऐसा, जिसकी वजह से वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो द स्पर्म्स आर इंजेक्टेड इन द फीमेल आर्टिफिशियली, ठीक है। या फिर इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, ऑब्वियसली इंसेमिनेशन अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम कहाँ पे कर रहे हैं, इन द फेलोपियन ट्यूब, एंड इंट्रा यूट्रस के अंदर भी इंसेमिनेशन हो सकती है, दैट इज़ इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। देन हमारे पास आता है, अगर हमारे पास ये सब हमने देख लिया,
टेक्निक्स, इनका अगर मैं बात करूँ, इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या था, स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग का साइटोप्लाज्म। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या था कि सीमन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द वेजाइना या फिर यूट्रस, ठीक है, मतलब सीमन को मैं कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वेजाइना में या फिर यूट्रस में, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इसमें क्या हो जाता है, एक लो स्पर्म काउंट हो जाता है, मतलब या तो स्पर्म काउंट कम है या फिर इनएबिलिटी है मेल की टू इंसेमिनेट द फीमेल, तो या तो स्पर्म्स में ही कुछ दिक्कत है या फिर मेल नहीं इंसेमिनेट कर पा रहा फीमेल को ड्यू टू फिज़िकल इनएबिलिटी, तो करके आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ही आ जाता है इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, जिसके अंदर हम कहाँ भी इंसेमिनेशन करवा रहे होते हैं, यूट्रस के अंदर। देन हमारे पास गिफ्ट हमने बात किया था गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें फीमेल कैन प्रोवाइड कंडीशंस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर द डेवलपमेंट। कहना क्या चाह रहा है कि फीमेल कंडीशंस तो प्रोवाइड कर सकती है, एनवायरनमेंट उसका यूट्रस इज़ ऑल ओके टू प्रोवाइड द कंडीशंस, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के लिए वो दे सकती है, बट वो एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, ठीक है, एग्स या तो ख़त्म हो गए हैं या समथिंग, तो दैट इन दैट केस गिफ्ट इज़ यूज्ड क्वाइट वाइडली, ठीक है। बात करें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स, जैसे मैंने बात किया कि अगर हम बात कर रहे हैं 8 ब्लास्टोमियर्स तक, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर्स तक, मतलब 8 हमारे जो सेल्स होते हैं ना, जब क्लीवेज हो रही होती है, जब डिवीजन हो रही होती है एक ज़ाइगोट की, तो वो ब्लास्टोमियर्स बनाता है। डॉटर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है तो हम उसको मॉर्यूला बोलते हैं, और 8 से ज़्यादा है तो मैं उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलती हूँ। तो अगर मैंने 8 ब्लास्टोमियर तक किया तो मैं उसको फेलोपियन ट्यूब में लेकर जाऊँगी, क्योंकि अभी वो छोटा है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर मैं, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे मेरा यूट्रस है, ठीक है, दिस इज़ द यूट्रस एंड ऐसा है, ठीक है, नीचे से ऑब्वियसली ओपन है। तो अगर मैंने 8 ब्लास्टोमियर तक लिया, मतलब 2 4 6 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 8 मेरे पास ब्लास्टोमियर्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, उनको कहाँ पे लेकर जाऊँगी, इन द फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे कहीं पे उनको क्या करवाऊँगी, उनको ट्रांसफ़र करवाऊँगी। दिस इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। और अगर 8 से ज़्यादा है तो मैं उसको कहाँ पे डालूँगी, इन द यूट्रस, बिकॉज देन वो खुद ही, अगर जब ज़ाइगोट बनता है तो वो धीरे धीरे आके यहाँ पे आता है, और 8 ब्लास्टोमियर के बाद वो यूट्रस में ही रहता है नेचुरली, तो मैं उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करवाऊँगी, क्योंकि हम नेचुरल जो एक्ट है उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको मैं यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ एनसीईआरटी एक लाइन मेंशन करती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स इन्वॉल्व्स टेक्निक्स विद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम काफ़ी फेमस हुआ है, एंड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में अगेन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जो है दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल, और उसमें क्या कर रहे हैं, हम स्पर्म और एग को आउटसाइड द बॉडी मीट करवा रहे हैं, एंड देन वी आर टेकिंग देम एंड वी बेसिकली डेवलप द ज़ाइगोट, एंड फाइनली हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो जो बेबी है उसको मैं कहाँ पे बनवा रही हूँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्यों, यहाँ पे मैंने डाला स्पर्म, यहाँ पे मैंने डाला एग, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है, तो एक्चुअल में बेबी कहाँ पे बना है, इन द टेस्ट ट्यूब। तो उसको हम, उन बेबीज़ को हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोल देते हैं। एंड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है इसमें हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, सो दैट इज़ वेरी कॉमन एक्चुअली। तो ये था हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। कीप स्टडिंग एंड कीप